अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट इसराइल के हवाले से है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद इसराइली इंटेलिजेंस वजीर का कहना है कि बाकी मुस्लिम ममालिक भी इसराइल को जल्द तस्लीम कर लेंगे। इसराइली रियासत का क़याम अमल में कैसे आया, फलस्तीनियों के हक पर कैसे डाका डाला गया, इसराइल को सपोर्ट करने वाले कौन हैं और इसराइल की रियासत बनाने में किसका हाथ है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट दुनिया में मौजूद एक नाजायज रियासत इसराइल के हवाले से है। नाज़रीन, तकरीबन एक सदी पहले की बात है जब इसराइल का कोई वजूद नहीं था और फलस्तीन का सारा इलाका खिलाफत उस्मानिया का सूबा था। बैतुल मुक़द्दस और ये पूरा खित्ता हजरत उमर के जमाने में फतह हुआ था और हजरत अबू उबैदा आमिर बिन जराह इस इलाके के फाते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने खुद तशरीफ लाकर बैतुल मुक़द्दस का चार्ज मसीही क़यादत से लिया था। तीतस रूमी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े आसमानी के तकरीबन पौन सदी के बाद बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके यहूदियों को निकाल दिया था। उनका माबद खत्म करके उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। वो पाबंदियां हजरत उमर ने इस हद तक खत्म कर दी कि यहूदियों को अपनी इबादत गाहों में आकर इबादत करने की इजाजत दे दी और ये इजाजत खिलाफत उस्मानिया के खात्मे तक यहूदियों को हासिल रही। अब से तकरीबन एक सदी पहले फलस्तीन में यहूदियों की आबादी बहुत ही कम थी। कहा जाता है कि ये 1 से 2% या इससे शायद कुछ ज्यादा थी। यहूदियों को ये इजाजत हासिल रही कि वो आए और दीवार गिरिया के साथ आकर अपनी इबादत करें। दीवार गिरिया इसराइल की इबादत गाह है। इस दीवार के साथ आकर वो गिरिया जारी करते हैं, तौबा करते हैं और दुआएं मांगते हैं। उन्हें हमेशा यहाँ आकर इबादत की आजादी हासिल रही। अलबत्ता फलस्तीन में खिलाफत उस्मानिया के दौर में, जो कि तकरीबन 4 सदियों तक मुहित है, यहूदियों को वहाँ जमीन खरीदने और कारोबार वगैरह करने की इजाजत नहीं थी। यहूदियों को ये इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि खदशा था कि यहूदी 2000 पहले की पोजीशन पर जाकर फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करना चाहते हैं। चुनाचे इन तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर फलस्तीनी जो गुज़िश्ता 1500 साल से वहाँ आबाद हैं, उनकी आबादी मुतासिर होगी और बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों का कंट्रोल कमजोर होगा। इसलिए यहूदियों को वहाँ आबाद होने की इजाजत नहीं थी। अलबत्ता इबादत के लिए सहूलत उन्हें हासिल थी। तकरीबन 1.25 सदी पहले यहूदियों ने आलमी सतह पर एक तंजीम बनाई और उसके तहत ये प्रोग्राम बनाया कि हमने फलस्तीन में दोबारा आबाद होकर दुनिया भर से यहूदियों को वहाँ इकट्ठा करके अपना साबका दौर वापस लाना है और इसराइल के नाम से रियासत कायम करनी है। आपको ये भी बताते चले कि इसराइल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बहुत बड़ी रियासत थी, जिसे बहाल करने के लिए यहूदियों ने तगदो शुरू कर दी। ये खिलाफत उस्मानिया का दौर था जिसके ताजदार उस वक्त खलीफा अब्दुल हमीद सानी थे। उनसे यहूदियों के राब्ते शुरू हो गए और उन्होंने डिमांड की कि हमें फलस्तीन में जगह खरीद कर आबाद होने की इजाजत दी जाए। खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने यहूदियों के इस मुतालबे को कबूल करने से इनकार कर दिया। उनकी याददाश्तों में उन्होंने लिखा है, मुझे मालूम था कि उनका इरादा क्या है, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। खलीफा से आलमी यहूदी लीडर बर्तजल की मुतादिद मुलाकातें हुई, लेकिन खलीफा का इनकार बरकरार रहा। इसके बाद खिलाफत उस्मानिया खुद मसाइल का शिकार हो गई, लेकिन यहूदियों का ये मिशन जारी रहा कि फलस्तीन में जगह खरीद कर आबाद होने का मौका हासिल किया जाए और दुनिया भर से यहूदी वहाँ जमा हो ताकि इसराइल की रियासत बहाल की जाए, जिसे खिलाफत उस्मानिया ने कबूल नहीं किया था। फिर जंग अजीम अव्वल शुरू हो गई। यहूदियों ने इसी आबादकारी के मकसद के लिए बरतानिया से राब्ता कायम किया और ईसाई, जो कि वैसे तो यहूदियों के रिवायती हरीफ थे, ईसाई यहूदी दुश्मनी दुनिया की मारूफ दुश्मनी है, लेकिन उस वक्त बरतानिया के साथ उन्होंने मुआहिदा कर लिया और बरतानवी वजीर खारजा बल्फोर ने बल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से ये ऐलान किया कि सल्तनत उस्मा बरतानिया फलस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन तस्लीम करती है और उनका यह हक तस्लीम करती है कि वो दोबारा यहाँ आकर आबाद हो जाएं और अपनी रियासत और अपना वतन बनाएं। और ये कि सल्तनत उस्मा बरतानिया ये वादा करती है कि जब भी उसे मौका मिला वो फलस्तीन में यहूदियों को आबाद होने का मौका फराहम करेगी। इस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजे में खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई और उसके इलाके मुख्तलिफ मुल्कों के पास चले गए। कुछ फ्रांस के पास थे और कुछ बरतानिया के पास आ गए। इस तक़सीम में जो जंग अज़ीम अव्वल के बाद फातह इत्तेहादी ममालिक के दरमियान हुई, इसमें फलस्तीन का इलाका बरतानिया ने संभाल लिया और वहाँ अपना वाइसराय या गवर्नर जनरल मुकर्रर करके ऐलान कर दिया कि यहूदी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वो यहाँ आकर आबाद हो सकते हैं। ये 1917-18 के जमाने की बात है। यहूदियों ने यहाँ आकर आबाद होना शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ फलस्तीनियों ने मज़ाहमत की और मुख्तलिफ मराहिल में तसादुम वगैरह हुए। हालात के तनाजुर में बरतानिया ने फलस्तीन को अपनी नौ आबादी के तौर पर संभाल रखा था और बल्फोर डिक्लेरेशन के मुताबिक यहूदियों को मौक़े और वसाइल मुहैया किए और यूं यहूदी यहाँ आकर आबाद होना शुरू
हुए। फिर जब यहूदी इस हद तक यहाँ आबाद हो गए कि एक इलाका उनके लिए एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जा सकता था, तो 1945 में वो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की तक़सीम और इसराइल के क़याम का केस लेकर चले गए, जिसे मंजूर कर लिया गया और फिर बरतानिया इस इलाके से चला गया और इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले के मुताबिक फ़लस्तीन को तक़सीम करके एक हिस्से को इसराइली रियासत और दूसरे को फ़लस्तीनियों का हिस्सा करार दिया गया। फ़लस्तीनियों का हिस्सा अभी तक नीम रियासत और नीम नौ आबादी और इसी नौयत का इलाका चला आ रहा है। उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की तक़सीम कबूल करके इसराइली रियासत के क़याम की जो मंजूरी दी, मुसलमान ममालिक ने मजमूई तौर पर उसे कबूल नहीं किया, न ही अरब ममालिक ने और न दीगर मुसलमान ममालिक ने। मुसलमानों ने इसे फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बैतुल मुक़द्दस के खिलाफ साजिश करार दिया। ये पाकिस्तान बनने से कुछ अरसे पहले का जमाना था और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये बयान भी ब्रैकेट पर मौजूद है कि इसराइल एक नाजायज रियासत है। इसका अगला मरहला ये था कि इसराइल ने एक और जंग लड़ी, जिसमें इसराइल को मगरबी ताकतों की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल थी और उसने मिस्र, उर्दन और शाम को शिकस्त देकर मिस्र के सहराई सीना, शाम की गोलान की पहाड़ियाँ और बैतुल मुक़द्दस के इलाके पर कब्जा कर लिया, जो कि इस वक्त उर्दन के पास था। यूँ इसराइल ने अपनी सरहदों में तोसी कर ली और मामला यूँ ही चलते रहे। चंद साल बाद मिस्र की एक बार फिर इसराइल से जंग हुई और मिस्र ने सहराई सीना वापस हासिल किया, जबकि गोलान की पहाड़ियाँ, यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस अभी तक इसराइल के कब्जे में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 के बाद की इसराइल की हदूद को तस्लीम नहीं किया। जी हाँ, आपको ये वाज़ेह करते चले कि इस जंग के नतीजे में जो कब्जा इसराइल ने किया उसे अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम नहीं किया और मुसलसल ये करारदादें चली आ रही हैं कि इसराइल को 1948 से पहले वाली पोजीशन पर वापस चले जाना चाहिए। अमरन आलमी सतह पर खा कुछ भी हो, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का सरकारी मौक़िफ़ यही है कि इसराइल ने 1947-48 में जिन इलाकों पर कब्जा किया था वो इन्हें खाली कर दे। तहम इसराइल ढिठाई के साथ न सिर्फ फ़लस्तीनियों के जानो माल के दर पे है, बल्कि अब खास तौर पर दर पर्दा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में भी मसरूफ है और अब अरब ममालिक ने उसे तस्लीम करना शुरू कर दिया है, जो यकीनन खतरे की घंटी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।